तुम लोगों को काशिफ भाई का राज बताऊं? अरे वो हम जिन्स परस्त हैं। जी हाँ, इसीलिए तो शादी नहीं करते। क्योंकि महा अपनी छोटी कज़न को काशिफ मलिक के झूठे किस्से सुना रही थी कि अचानक अपना नाम सुनते ही वो वहीं रुक गया। महा की बातों पर गुस्से से मुट्ठी बंद करते हुए वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, मैं महा से शादी के लिए तैयार हूँ। नायला बेगम खुशी से झूम उठी क्योंकि पहली बार उनके बेटे ने शादी के लिए हामी भरी थी। अगले ही दिन लाख रोने के बावजूद महा को काशिफ के निकाह में दे दिया गया। महा खौफ और उम्मीद के दरमियान आंसू बहा रही थी। उसकी बुरी तरह शामत आने वाली थी। जानती थी कि काशिफ ने शायद उसे सबक सिखाने के लिए उससे निकाह किया है, वरना तो वो अपनी गुज़श्ता बीवी के गम से ना निकला था। उस रात महा पर काशिफ ने अपना वो गुस्सा निकाला जो कब से वो दबाकर बैठा था। हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए, चेहरे पर दलफरेब सी मुस्कुराहट सजाए, दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर उसने अंदर झांका। गुल बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा बाजू से ढका हुआ जैसे नींद में हो। काशिफ ने शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और करीब जाकर बैठ गया। झुककर उसके कानों में प्यार से सरगोशी की। गुलजानम। गुल ने अचानक आंखें खोली। चेहरा पहले हैरत से और फिर अजीब सी संजीदगी से भर गया। उसने मुंह फेर लिया। काशिफ ने प्यार से उसकी ठोड़ी थामकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और नरमी से पूछा, किस बात पर खफा हो? मगर गुल ने बेजान सी हरकत से उसे दूर धकेल दिया और उठकर बैठ गई। काशिफ ने उसे मनाने की कोशिश की, सामान की तरफ इशारा किया, मगर गुल ने बस एक नज़र डाली और चुपचाप बैठ गई। तब काशिफ ने सुनहरी साड़ी निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज इसे पहन लो, ताकि मैं इस शाम को हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम बना दूँ। ये फूलों के गुजरे तुम्हारे हाथों में कितने प्यारे लगते हैं। मगर गुल अचानक भड़क उठी। उसने साड़ी छीनकर ज़मीन पर फेंक दी, गुजरे नोंचकर उसके मुंह पर दे मारे और रोते हुए चिल्लाई, काशिफ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। असल तूफान अभी बाकी था। गुल गुस्से में घर से निकली। काशिफ उसे मनाता रहा, लेकिन उसने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। उनकी शादी तक पहुँचते पहुँचते दोनों घरों ने बहुत सवाल उठाए थे, क्योंकि गुल रानी पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि काशिफ चौधरी घराने से था। ज़ात पात का फ़र्क आड़े आ गया और बहुत मुश्किलात खड़ी हुईं, मगर काशिफ ने ज़िद पकड़ी और आखिरकार ज़मींदार जमशीद चौधरी को मानना पड़ा। अगरचे वो आज तक दिल से गुल को कबूल नहीं कर पाए, लेकिन बेटे की मोहब्बत समझकर उन्होंने हमेशा उसे इज्जत दी। गुल को कभी हवेली में ज़िल्लत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि काशिफ हमेशा उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। जिस दिन वो उसकी दुल्हन बनकर आई थी, उस दिन वो अपनी खुशनसीबी पर फ़ख्र कर रही थी। सामने बैठा काशिफ उसे निहार रहा था, जैसे निगाहों से ही उसका सदका उतार रहा हो, और गुल शर्माकर बार बार पलकें झुका लेती थी। काशिफ ने मोहब्बत से कहा, तुम काबिल मोहब्बत हो गुल। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी के उजड़े बाग में वो खिला हुआ फूल हो जिसने पूरे बाग को रौनक बख्श दी। गुल उसकी आंखों में डूबती रह गई। उस शख्स को देखती रही जिसकी मोहब्बत की वो अकेली वारिस थी, और वो रात मिलन और मोहब्बत की रात थी जिसने उसकी रूह पर गहरे नक़ूश छोड़ दिए। उस यकीन हो चुका था कि काशिफ उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का वारिस और एक ज़िंदा मोजज़ा है, और ऐसा ही हुआ। 3 सालों में उसने ना सिर्फ काशिफ बल्कि पूरी हवेली पर राज किया। हवेली के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में सफ़ियान साहब का ख़ानदान रहता था और दूसरे हिस्से में उनके बड़े भाई जमशीद साहब का ख़ानदान। हवेली के सारे मामलात जमशेद साहब के हाथों में थे, और उनका दायां हाथ उनका अपना बेटा काशिफ चौधरी था, जिसने कारोबार की दुनिया में अपना अलग मुकाम बना लिया था। जमशेद चौधरी चाहते थे कि बेटा ज़मीन और जायदाद संभाले, मगर उसे कारोबार का शौक़ था, इसलिए उसने अपनी दिलचस्पी को झुकने नहीं दिया। गुल उसकी पहली मोहब्बत थी, जिसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के दिनों में हुई, और फिर वो आज तक उसके दिल की अकेली हाकिम रही। काशिफ चौधरी के बाद उसका छोटा भाई अरहाम था, जबकि सफ़ियान साहब के ख़ानदान में उनकी बीवी रोज़ाना बेगम के अलावा मारूख उनकी बड़ी बेटी और 2 छोटे जुड़वा बच्चे जेनिया और रेहान थे, जो मारूख से सिर्फ 2 साल छोटे थे। शरारती और चंचल मिजाज की मारूख जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंची, घर में यही सुनने को मिलता था कि वो काशिफ चौधरी की होने वाली बीवी बनेगी। अगरचे किसी किस्म की मंगनी या रस्म नहीं हुई थी, लेकिन अपने से 6 साल बड़े काशिफ पर उसका क्रश था। ऐसा शख्स जिसे पाना हर किसी का ख्वाब हो। वो जब बात करता तो वक्त ठहर जाता, जब नज़र उठाकर देखता तो दिल की धड़कनें थम जाती। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई तूफानी मोहब्बत तो नहीं थी, मगर फिर भी उसे अच्छा लगता था खुद को काशिफ का कहलाना। लेकिन जब उसे पता चला कि काशिफ ना सिर्फ किसी और में दिलचस्पी रखता है, बल्कि अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है, तो वो मायूस हुई। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी।
اس لیے اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ اگر وہ کسی کی پہلی پسند نہیں تھی تو زبردستی خود کو اس پر تھوپنا نہیں چاہتی تھی، اور ویسے بھی یہ انوکھی عمر تو زندگی جینے کی تھی، اس لیے اس کی زندگی بھی صرف اپنے دوستوں کے درمیان گھومنے لگی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں گل کے سر پر یہ ضد سوار ہو گئی تھی کہ ہر حال میں اسے اس حویلی کا وارث پیدا کرنا ہے۔ شاید وہ لوگوں کے سوالوں کو اپنے سر پر بوجھ بنا چکی تھی، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نائلہ بیگم اور جمشید صاحب کی دلی دوریوں سے واقف تھی۔ وہ جتنی بھی اچھی طرح پیش آتے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ان کی پسندیدہ بہو نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اولاد پیدا کرنے کے بعد وہ اپنے قدم اور مضبوط کر لے گی۔ اپنی صحت کی جانچ کروانے کا شوق اسے ہسپتال لے گیا۔ سارے ٹیسٹ ہوئے، اور نہ جانے پھر کیا، ایک دن وہ ساری رپورٹس لے کر خود ڈاکٹر سے مل کر آیا، اور جیسے ہی گھر لوٹا تو جھکے سر کے ساتھ اس نے گل کے سامنے بم پھوڑ دیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ گل کا رویہ نہایت عجیب تھا۔ اگلے دن وہ کاشف کو لے کر اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس گئی، اور ڈاکٹر سریا نے اس کے سامنے ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی کاشف باپ بننے کے قابل نہیں ہے، اور یہ کمی ان کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی دن سے ان کے رشتے پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس روز بھی ان کی لڑائی اسی وجہ سے ہوئی، اور گل نے گھر چھوڑنے جیسا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک ہی پل میں کاشف کی ساری محبت اور اس کی ساری التجاؤں کو روند ڈالا، حالانکہ اس کی محبت روندنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ سانجھ کا وقت تھا جسے خوبصورت بنانے کے لیے کاشف نے نہ جانے کتنی کوششیں کی تھیں، مگر اس کی بدصورت حقیقت اس کے سر پر حاوی ہو چکی تھی۔ گل کے دماغ میں الجھنیں دوڑ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی بڑی کمی کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک کاشف علاج کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ گھر واپس نہیں جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاشف بیرون ملک جا کر کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے تاکہ ان کی زندگی سے یہ کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دماغ لگاتار اسی جدوجہد میں الجھا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والے ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی، اور گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔ گل چیخ پڑی۔ اس کی چیخ میں اتنا ہی خوف چھپا تھا جتنی موت سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی کے ٹائر گھسٹنے لگے۔ اس نے آخری بار آنکھیں کھول کر کچھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سب دھندلا ہو گیا۔ اس کی طرف دوڑتے لوگ، بجتا ہوا سائرن، اور گلے میں اٹکتی سانس۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے آخری بار کاشف کو پکارنا چاہا، آخری بار یہ خواہش کی کہ وہ سنہری ساڑھی پہن کر اس کے سامنے مسکرائے، مگر زندگی نے مہلت نہیں دی۔ موت کا سایہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی سانسوں کی آخری ڈوری بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جس وقت یہ کال کاشف کو ملی، اس نے جانا کہ سورہ اسرافیل پھونکنا کیا ہوتا ہے۔ وہ بھاگا نہیں، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ فون پر موجود شخص نے گھبرائی آواز میں کہا، آپ کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، اور اس میں موجود خاتون کی حالت نازک ہے، آپ فوراً ہسپتال پہنچے۔ اسی پل کاشف نے جانا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا کیا ہوتا ہے، اور جب اس نے ہسپتال میں گل کا موت سے لپٹا ہوا جسم دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اتنی شدت سے کہ حویلی کے در و دیوار ہل جائیں۔ اس نے اپنے غم کو چیخوں سے ہلکا کرنا چاہا، مگر غم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جواں موت، سسکیاں، آہیں اور درد بھرے ماتم سے اس روز حویلی میں قہر ٹوٹ پڑا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت کو اتنی جلدی کھو دے گا، جیسے پانے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے۔ وہ اس سے لپٹ کر رویا، لیکن جانے والے اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس حسین دلکش چہرے کو مٹی تلے دبا دیا گیا، اور وہ اس کی قبر پر سر رکھ کر پکار رہا تھا، واپس لوٹاؤ، میں چلوں گا تمہارے ساتھ، ہم علاج کروائیں گے، اللہ ہمیں اولاد سے نوازے گا، گل مجھ سے خفا ہو کر مت جاؤ۔ وہ بس بڑبڑا رہا تھا، اس کا جگر تھا کہ پھٹنے کو تھا۔ جمشید صاحب اور ارحام نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بڑی مشکل سے حویلی لے آئے۔ اس دن کے قیامت نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، زندگی بے رونق ہو، ہر چیز اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اور اسی دن اس نے اس کمرے کو، حویلی کو، شہر کو، یہاں تک کہ اس ملک کو بھی چھوڑ دیا جس ملک سے گل کی خوشبو تک رخصت ہو چکی تھی۔ تکلیف دہ سوچوں سے دور رہنے کا یہی آخری حل بچا تھا۔ وقت نے اپنے پر لگا لیے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 3 سالوں نے اس کی پوری شخصیت بدل دی تھی۔ اب وہ زیادہ خاموش، سخت مزاج اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر قابض وہ لڑکی آج بھی اتنی ہی قیمتی تھی جتنی 3 سال پہلے تھی، مگر اب وہ اپنے جذبات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ٹوٹ کر خود کو سمیٹ لینا بھی ایک ہنر ہے،
और शायद उसने ये हुनर सीख लिया था। दूसरी तरफ अरहाम अपनी तालीम के लिए बाहर जाने का इरादा रखता था, जबकि सुफियान साहब चाहते थे कि रेहान को भी साथ भेजा जाए। हवेली में अब किसी की ज़रूरत थी जो वहाँ की बाकी मामलात देख सके। माहरूख की बात करें तो नाइला बेगम ने उसे अपने पास ही रख लिया था। उन्होंने रुसाना बेगम से कह दिया था कि माहरूख उनकी हवेली की रौनक है, इसलिए उनके पास ही रहे। काशिफ के जाने के बाद वो अक्सर उदास रहती, और माहरूख जैसी शरारती लड़की उदासी कैसे बर्दाश्त करती। अपनी शोख अदाओं, शरारती हंसी और नाजुक मिजाज से उसने हवेली को रौनक बख्शी हुई थी। नाइला बेगम जब भी उसे देखती तो काशिफ की याद ताज़ा हो जाती, और वो चाहती थी कि किसी दिन काशिफ की बेरौनक जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आए जो इसमें फिर से रंग भर दे। जमशेद साहब काफ़ी वक्त से उसे मनाते आ रहे थे कि वो वापस लौट आए और कारोबार संभाले, चूँकि अब वो खुद इन जिम्मेदारियों के काबिल नहीं रहे। आखिरकार काशिफ मान गया। बस मुझे 15 दिन दीजिए बाबा, मैं वापस आ जाऊंगा। नाइला बेगम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका दिल चाहता था कि हवेली को सजाएं, क्योंकि उनका शहजादा 3 साल बाद लौट रहा था। उसके कमरे में आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई थी, हर चीज़ वैसी ही थी। बस रोज़ नौकरानी धूल साफ कर देती और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता, जैसे वो कमरा भी अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा हो। तभी माहरूख ने हंसकर कहा, ताई अम्मा, अपने खड़ूस बेटे के लिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानती हैं ना कि इनके बदलते फैसलों में देर नहीं लगती। नाइला बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुराईं और बोली, तुम जानती हो शाह मुझसे झूठ नहीं बोलता, बस तुम जल्दी से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो। मारूख ने पलटकर उनके चमकते चेहरे को देखा। लंबे अरसे बाद उसने अपनी ताई अम्मा को इतना खुश देखा था। उसने मुस्कुराते हुए उनके लिए दुआ मांगी कि ये खुशी हमेशा कायम रहे। एयरपोर्ट पर उतरते हुए उसने अपनी भीगी आंखों को चश्मे के पीछे छुपा लिया। यादों से सजी हवाओं ने उसे अपनी गोद में लेकर गोया खुशामदीद कहा। उसे वसूल करने के लिए घर वाले वहां मौजूद थे। जमशेद साहब की गले लगकर वो देर तक उनके लम्स को महसूस करता रहा, और नाइला बेगम तो उसे देखते ही रो पड़ी। उसने झुकते हुए उनके सर पर बोसा दिया। भूल जाना होता तो तलाशती हुई निगाहें किसी अजनबी से वजूद को ढूंढती हुई इधर उधर दौड़ गईं, लेकिन काश वो आई होती। हवेली में गोया जश्न का समा था। हालांकि उसने नाइला बेगम से मना किया था कि इतनी तकलीफात में ना पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा इंतजाम कर लिया था। उसके चचा का खानदान भी इसी पोर्शन में आया हुआ था। चचा की हंसती मुस्कुराती शरारती लड़कियां अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थीं, और माहरूख तो उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी। कज़न होने के नाते माहरूख ने उसके साथ कुछ फ्रैंक होने की कोशिश की, लेकिन उसका संजीदा अंदाज और लिहाजदार रवैया देखकर वो खामोश हो गई। बड़ा आया खड़ूस शख्स, अपनी अना दिखाने वाला। मैं भी मारूख हूँ, कोई गिरी गरीब लड़की नहीं हूँ। दोबारा उसने भी उसके करीब आकर बात करना ज़रूरी ना समझा। हवेली में गुल के बगैर रहना उसके लिए कितना मुश्किल था, ये वो ही जानता था, और उसका दिल भी। वो गुल से मुलाकात करता भी तो कहाँ, कब्रिस्तान में पड़े मिट्टी के ढेर पर बैठकर, और अब शायद मरते दम तक मुलाकात का सिलसिला ऐसा ही चलता। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि उसी शाम नाइला बेगम ने एक अजीब सी ख्वाहिश उसके सामने रखी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम माँ के बारे में सोचो। माँ अच्छी लड़की है, तुम्हारे अच्छे चचा की बेटी और इसी घर की बच्ची है। उसके आने से तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और मेरा दिल भी लग जाएगा। नाइला बेगम ने काफ़ी डरते डरते बात की थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी माँ की शादी की बात पर पूरी हवेली को तहस नहस कर दे, और ऐसा ही हुआ। वो उठ खड़ा हुआ। मम्मा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है। वो अपनी माँ की रोज़ रोज़ की जिद से तंग आ चुका था। बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, आखिर किसी न किसी तरह तो गुजारनी ही है, तो एक नई शुरुआत करने में क्या हर्ज है, उन्होंने समझाया, जबकि उस वक्त जमशेद साहब स्टडी रूम में थे। वो लड़की यहाँ हवेली में आती है, आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है ना, वही। काशिफ को अपनी माँ की बात सुनकर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। उसे वैसे भी उस चंचल सी लड़की का बार बार अपनी माँ के आसपास मंडलाना समझ आ रहा था। खुदा ना खास्ता बच्चे किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, क्यों इतना बदगुमान हो रहे हो, और अगर वो ऐसा करती भी है तो इसमें क्या हर्ज है। गुस्से की वजह से उसके चेहरे की रगें तन गईं और वो चुपचाप अपनी माँ की बात सुनता रहा। वो उनसे सख्ती से बात नहीं कर सकता था, वो उनके जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिर वो उसकी माँ थी और यही चाहती थी कि वो अपना घर बसा ले। औलाद को तकलीफ में कोई माँ नहीं देख सकती, और यही हकीकत थी। वो चुपचाप कमरे में चला आया। टेरेस पर खड़े होकर न जाने कितनी देर सिगरेट पीता रहा, एक के बाद एक, लेकिन अंदर की घुटन किसी तरह कम नहीं हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि हाथ पकड़कर उस लड़की को अपने पोर्शन से बाहर निकाल दे और फिर उसके यहाँ आने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दे। आखिर कोई गुल की जगह कैसे ले सकता था। वो रात भी बड़ी कयामत खेज रात थी।
अगली सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल ही रहा था कि माहरूक उसे अपने पोर्शन में आते हुई नजर आई। अरे माही, मैंने अभी तक काशिफ से बात नहीं की, रुक जाओ, मैं उसे कहती हूँ। उसकी माँ ने पलटते हुए काशिफ को आते देखा, जो सीढ़ियों से नीचे उतरकर हैरत से अपनी माँ को देख रहा था। माही को भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना, आज ड्राइवर सुबह सुबह तुम्हारे चचा के साथ निकल गया है तो उसे उन्हीं से लेट हो जाएगी। अपने नोट्स उठाए वो मासूमियत से काशिफ को देख रही थी, जबकि काशिफ ने बेदिली से मुंह फेर लिया। आप किसी और से कह दीजिए। उसे अच्छा नहीं लगा था उस लड़की के साथ सुबह सुबह जाकर अपना मूड खराब करना। साथ चलेंगी तो कोई हर्ज नहीं है चौधरी साहब, वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है। अगर मेरे पास कोई और हल होता तो मैं चली जाती, बाबा के आपकी परमिशन नहीं देंगे। वो माँ ही थी, भला अपना ठुकराया जाना कैसे नज़रअंदाज कर देती। और नायला बेगम ने मुंह दबाकर एक हल्की सी मुस्कुराहट को छुपा लिया। काशिफ को मजबूरन चलना पड़ा और वो आहिस्ता चाल से उसके पीछे जाती हुई नायला बेगम को फ्लाइंग किस देना न भूले। उसे भी कहाँ अच्छा लग रहा था उस खड़ूस के साथ जाना, लेकिन अब मजबूरी थी। वो आज का दिन कभी मिस नहीं कर सकती थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी और हर वक्त बोलने वाली माही तो अभी से बोरियत का शिकार हो गई थी। आपके मुंह में छाले नहीं पड़ जाते इतना चुप रहते हैं? उसने काशिफ को छेड़ा था, जबकि काशिफ ने पलटकर उसका चेहरा देखा। वैसे ये निहायत ही अहमकाना सवाल है। वो जरा भी नहीं मुस्कुराया था, जबकि माही ने हैरत से कंधे उचकाए। ठीक है, आप कोई अक्लमंदाना सवाल कर दें। वो अभी भी बाज नहीं आई थी। मेरी माँ के इर्द गिर्द क्यों मंडलाती रहती हो? तुम्हारे जो इरादे हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। काशिफ उसका चेहरा नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नासमझी उमड़ आई। क्या मतलब है आपका? मतलब तो तुम साफ समझ रही हो, मेरी जिंदगी में गुल की जगह कोई नहीं ले सकता। और वो भड़क उठी थी। किसी को शौक भी नहीं है गुल की जगह लेने का। आप अपनी खुशफहमियों से बाहर निकल आएं। वो माही थी, डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं थी। तुम अपनी हद में रहो, उसने इस बार धाड़ते हुए कहा। और वो थोड़ी सहम गई। न जाने दिल में उसने उसे कितनी बातें सुना दी, और साथ ही यह अहद कर लिया कि आज के बाद वो ताया के खड़ूस बेटे के मुंह नहीं लगेगी, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाए। उसने उसे यूनिवर्सिटी गेट के सामने उतार दिया और वो दरवाज़ा जोर से पटक कर उतर गई, जबकि काशिफ का दिल चाहा कि वो नीचे उतरकर उस लड़की का मुंह तोड़ दे जिसमें ज़रा भी तमीज़ और लिहाज नहीं था। अपना गुस्सा दबाते हुए अब वो उसके बारे में अच्छा खासा बदगुमान हो चुका था। अगले दिनों में उसने अपनी मौजूदगी को महदूद कर लिया। ताया के हिस्से में वो जाने से बचती थी, खास तौर पर उस वक्त जब काशिफ घर पर होता। लिहाजा उनका आमना सामना ना होने के बराबर था, जब तक कि वो दिन नहीं आया। उस रोज़ उसे सिद्दीकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर से एक ज़रूरी मीटिंग करनी थी और उसने ये मीटिंग दफ्तर से बाहर करने का इरादा किया। उसने के एंड कैफ़े में सिद्दीकी ग्रुप के मैनेजर को बुलाया। वो वहाँ बैठकर तंदही से कुछ ज़रूरी मामलात पर बात करना चाहता था। मेहमान उसके आने से पहले ही मौजूद था और उसने गर्मजोशी से उसका सलाम लिया। ज़ीशान गिरदेज़ी से ये उसकी पहली मुलाकात थी, जो काफ़ी बाकायदा तौर पर हो रही थी। ज़ीशान जितना काबिल और बासलाहियत था, उसके बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा निकला। वो उसके साथ सारे मामलात तय करता रहा। फिर अचानक उसने देखा कि दरवाजे से एक ग्रुप अंदर आया। 3 लड़के और 2 लड़कियां मस्ती करते, हंसते मुस्कुराते। उसने सर उठाकर एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दोबारा गिरदेज़ी की तरफ मसरूफ़ हो गया। लेकिन वो एक नज़र उसके जहन में अजीब सा नक्श छोड़ गई। उसने दोबारा देखा, तब तक वो ग्रुप उसके करीब से गुजरकर पीछे जाकर बैठ गया और उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। उन 3 लड़कों की भीड़ में माँ ही थी और उसके साथ बैठी एक लड़की। दोनों उनसे काफ़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। वो कुछ देर नामहसूस तरीके से उनका जायज़ा लेता रहा, लेकिन उसने ज़ीशान को शक नहीं होने दिया कि वो यहाँ किसी को देखकर चौंका है, क्योंकि ये उसका ख़ानदानी मामला था और वो नहीं चाहता था कि माही उसे पहचान ले या कोई बदमज़गी हो। वो खुद पर काबू किए बैठा रहा जब तक कि माही के पास बैठे हुए लड़के ने उसे नामहसूस तरीके से छूना शुरू नहीं किया। वो बार बार उसे गलत तरीके से छू रहा था, जबकि वो लड़की अनजान अपनी मस्ती में गुम थी, जैसे किसी पार्टी में। शायद वो सब दोस्त थे, लेकिन पास बैठे उस लड़के की गंदी निगाहें वो बखूबी महसूस कर रहा था। एक भरपूर और संजीदा मर्द होने के नाते वो मर्द की निगाहों को पहचानता था। वो निगाहें माही के जिस्म का अजीब तरीके से जायजा ले रही थी। इस दौरान ज़ीशान ने उसे खुदा हाफिज कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो भी उठने लगा, लेकिन उस लड़की की अकल ठिकाने लगाने के लिए वो घर जाने तक इंतजार करना चाहता था। तभी उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। उस लड़के ने अपना बाजू माही के कंधों पर डाल दिया था और वहीं उसका सब्र जवाब दे गया। वो तेजी से पलटा और माही के सर पर जा खड़ा हुआ। हाँ मिस्टर, क्या मसला है यहाँ? क्यों खड़े हो? उस लड़के ने बाल संवारते हुए च्युइंगम चबाते हुए उसकी तरफ देखा और उस वक्त वो उसे जहर से भी कड़वा लगा। माही, घर चलो,
उसकी सख्त आवाज़ पर जहां बाकी लोग भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, वहीं माही के चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। ये मेरा दोस्तों का हल्का है, हम यहाँ सिर्फ तफरीह करने आए हैं, आप जाएं, मैंने अपने बाबा को बता दिया है। माहरुख ने जिस लहजे में कहा वो उसे आग बगूला करने के लिए काफ़ी था। उसने झट से उसका बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। मैंने कहा घर चलो तो अभी चलो, और तभी वो लड़का भी उठ खड़ा हुआ। ज्यादा हीरोपंती क्यों दिखा रहे हो, जाओ यहाँ से। जब माही ने कह दिया है कि वो आ जाएगी तो आ जाएगी। गुस्से की एक तेज लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने हाथ घुमाकर उस लड़के के मुंह पर मुक्का जड़ दिया और पूरा कैफे चीखों से गूंज उठा। उस लड़के ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन काशिफ चौधरी के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। लिहाजा अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाकर वो चुपचाप पीछे हट गया और काशिफ माहरुख को घसीटते हुए वहां से ले आया। वो पूरे रास्ते रोती रही और काशिफ को कोसती रही, लेकिन काशिफ को कोई परवाह नहीं थी। वो आते ही कार का दरवाज़ा जोर से पटक कर अपने हिस्से की तरफ भाग गई और काशिफ चुपचाप अपने कमरे में चला आया। उसे अजीब लग रहा था कि वो इस लड़की पर इतना हक क्यों जमा रहा है। शायद इसलिए कि वो हवेली की लड़की है और वो नहीं चाहता कि हवेली की इज्जत बाहर नीलाम हो। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उस लड़के की निगाहों का क्या मतलब था, लेकिन शायद वो मासूमियत की वजह से अभी सब कुछ समझने से कासिर थी। वो गुस्से में रहा, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसके साथ ज़्यादा ही सख्ती कर दी। आखिर वो उसकी चचाजाद बहन और मासूम सी लड़की है। अगर वो उसे प्यार से समझाता तो शायद वो मान जाती। इसीलिए वो कमरे से निकलकर चचा के हिस्से की तरफ गया, जहाँ वो कम ही जाता था और ज़्यादातर उस वक्त जाता था जब सफियान चचा घर पर होते थे। लेकिन आज वो खास तौर पर माही से मिलने और उसे समझाने का इरादा रखता था। लाउंज में उसे कोई नजर न आया। शायद रुसाना बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने वहां जाने के बजाय सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचते ही कदम रोक लिए। अंदर से जीनिया की आवाज़ आ रही थी। तुम जब से आई हो यहाँ बैठकर रो रही हो, आखिर हुआ क्या है? तुम जानती हो मम्मा की तबीयत कितनी ख़राब है। क्या तुम उन्हें परेशान करना चाहती हो माही? जीनिया की आवाज़ में काफ़ी फिक्रमंदी थी। मेरी तो ज़िंदगी अजाब हो गई है जीनी, जब से ये शख्स हवेली में आया है। पहले इसने अपनी बीवी की ज़िंदगी हराम कर रखी थी और अब मेरे पीछे पड़ गया है। माही चीख पड़ी और वो वहीं ठिठक गया। तुम किसकी बात कर रही हो? काशी भाई की? जीनिया ने हैरत से पूछा और माही उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में गई तो उन्होंने वहाँ मुझे देखा और ज़बरदस्ती घसीटते हुए मुझे ले आए। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा और नफ़रत थी। क्यों काशी भाई ऐसा क्यों करेंगे? अपनी बददिमागी की वजह से, और क्या। और यही नहीं, उन्होंने आबी की चेहरे पर मुक्का भी मार दिया। सोचो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? देखो काशी भाई ऐसे नहीं कर सकते। जीनिया ने उसे समझाना चाहा। ज़रूर वहाँ उन्होंने कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। तुम उनकी दकियानूसी सोच से वाकिफ़ नहीं हो जीनी। वो इन बातों को नहीं समझते, और वैसे भी किसी के जज्बात का अंदाज़ा वो कैसे लगा सकते हैं जबकि वो खुद नामर्द हैं। ये सुनते ही उसे लगा जैसे हवेली की छत उसके सर पर गिर गई हो। कितने अरसे बाद किसी ने उसके लिए ये लफ्ज़ दोहराया था और वो सख्ता में आ गया। जीनिया ने फ़ौरन उसका मुंह ढकते हुए कहा, शर्म करो, तुम काशी भाई के लिए क्या कह रही हो? उन्होंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि तुम उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाओ। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम जानती हो गुल के साथ उनका आखिरी झगड़ा किस बात पर हुआ था? गुल यही चाहती थी कि वो अपना इलाज करवाएं। वो मुतमिन नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने गुल को नाराज करके भेज दिया और फिर उसका हादसा हो गया। ये सुनकर वो वहां से पलट आया। उसमें और हिम्मत नहीं थी कि कुछ और सुन पाता। कदमों की आहट सुनकर जीनिया बाहर दौड़ी और जाते हुए काशिफ की पीठ देखकर हक्का बक्का रह गई। खुदा की कसम, काशिफ भाई ने सब सुन लिया है। वो वहीं बैठ गई और माही के चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। सुन लिया तो मेरी बला से, मैं कौन सी डरती हूँ, और वैसे भी ये सच है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो सीधा अपने कमरे में आ गया। वो तो उस लड़की को प्यार से समझाने गया था, और ये आखिर इतना बड़ा राज उसे कैसे पता चला? इस रोज़ क्या हुआ था ये तो सिर्फ गुल और वो जानते थे, या फिर उनका खुदा। फिर ये तीसरा शख्स उनके दरमियान कैसे आ गया? सोच सोचकर उसका दिमाग फट रहा था। उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। वो कमरे में चक्कर लगाता रहा, लेकिन घुटन कम नहीं हुई। उस रात गुल के अल्फाज और आज उस लड़की की बातें उसके रिश्ते के जख्मों को और खुरेद गईं। वो बेइख्तियारी से बिस्तर पर बैठकर रो पड़ा। गुल को इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो ये बात किसी से कहती, और ना ही उसने उस रात का जिक्र किसी से किया था। तो फिर ये बात ज़बान ज़द आम कैसे हो गई?
और आज ये लड़की एक बार फिर उसी सयाह इल्ज़ाम को उसके सर पर थोप रही थी जिससे उसे बेहद नफरत थी, जो उसकी और गुल की जुदाई की वजह बना था। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें इसका कितना हिसाब देना पड़ेगा। नफरत से सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। उसके कदम सीधे नायला बेगम के कमरे की तरफ पड़ रहे थे और कुछ ही देर बाद वो उनके सामने बैठा था। नायला बेगम उसके चेहरे पर फैली हुई तकलीफ को देख रही थी। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी सिर्फ निकाह, और वो भी कल शाम। चाचा से बात कर लीजिए। नायला बेगम समझ ही नहीं पाई कि उन्हें खुश होना चाहिए या हैरान। उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगा, और वो भी इतनी जल्दी। वो नहीं जानती थीं कि उसके पीछे कौन सा राज है, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि सब कुछ जल्द से जल्द तय हो जाए। बगैर वक्त ज़ाया किए उसी रात वो सफियान और रुखसाना बेगम के सामने बैठी थी। उन्होंने अचानक माही का हाथ मांग लिया और अगले दिन शाम निकाह की बात रख दी। जमशीद साहब ने अपने भाई का हाथ थाम कर कहा था, तुम जानते हो सफियान, वो कितनी तकलीफ से गुजरा है। अगर अब वो राजी हुआ है तो प्लीज़ मुझे मायूस मत करना। माही तो जैसे हक्का बक्का रह गई थी। उसके सर पर मानो किसी भारी चोट का वार हुआ हो। उसके वालिद ने पूछा कि वो कल शाम उसका निकाह काशिफ से करना चाहते हैं, और वो सख्ते में आ गई। वो आदमी इतनी जल्दी मान गया, और वो भी टूटा बिखरा शख्स जिसके बारे में उसने सोचना तक छोड़ दिया था। लेकिन उसके वालिद को उस पर बहुत भरोसा था। उसने चुप साध ली, और अगले दिन शाम वो ऑफ वाइट रंग के शरारे में सजी उसके नाम होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसके होंठ बंद थे। वो नहीं जानती थी कि आगे की सच्चाई क्या होगी, लेकिन इस रिश्ते में बंधना उस पल उसके लिए गहरी तकलीफ थी। कबूल की तकमील के बाद वो पूरी तरह मारूक काशिफ चौधरी बन चुकी थी। उसने एक नज़र भी उसके चेहरे की तरफ नहीं डाली। नए रिश्ते में बंधने के बाद वो खामोशी से उठा, गाड़ी निकाली और हवेली से बाहर चला गया। आज उसे गुल कितनी शिद्दत से याद आई थी, सिर्फ वही जानता था, और उसका दिल। मर्द कभी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकता। गलत कहते हैं लोग कि मर्द के दिल में हज़ारों औरतों की जगह होती है। अगर मोहब्बत असली हो तो उसकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक नाम से जोड़कर भी गुजार सकता है। निकाह के बाद भी उसे काशिफ से किसी पहल की उम्मीद नहीं थी। वो नहीं समझ पाई कि उसने उसे क्यों अपनाया है। शायद माँ बाप की ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया, सो उसने भी चुप साध ली। इस रोज़ उनके निकाह को 15 दिन हो चुके थे, और पहली बार उसने यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के दरमियान उसका जिक्र किया। आबिद उर्फ आबी उसका अच्छा दोस्त था। उन्होंने काफ़ी अरसा साथ गुजारा था और उसे अपनी दोस्ती पर पूरा यकीन था। लेकिन इस रोज़ न जाने क्या हुआ। यूनिवर्सिटी के गेट पर अभी ड्राइवर नहीं आया था जब आबिद उसके पीछे खड़ा होकर कान में सरगोशी करने लगा। मेरे साथ चलो मेरे फ्लैट तक, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन उसके लहजे में कुछ अजीब सा था। उसने हमेशा दोस्ती निभाई थी और अपनी हदें पहचानती थी। वो थोड़ी दूर खिसक गई। नहीं, हम कल बात करेंगे, अभी ड्राइवर आने वाला होगा। उसने घड़ी की तरफ देखा और खुद को मसरूफ दिखाने लगी, मगर आबिद शायद इसी बात पर अटका था। उसने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। हम दोस्त हैं, हम बात कर सकते हैं, प्लीज चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो समझ नहीं पाए कि वो इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। तुम पागल हो गए हो, अभी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, हम कल बात करेंगे। उसे पहली बार कुछ गलत होने का एहसास हुआ, और फिर पलक झपकते ही आबिद ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ घसीटना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने होश खो बैठा हो। वो हैरत से उसे देखती रही। आसपास खड़ी तलबा ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। शायद सब उनकी दोस्ती को जानते थे और उन्हें लगा कि ये कोई मामूली झगड़ा है। वो चीख भी ना पाई थी कि तभी उसके दूसरे बाजू को किसी ने मजबूत गिरफ्त में थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आबिद को शायद इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो उसके हाथ से छूटकर सामने वाले के सीने से जा लगी। उस सीने की खुशबू से ही उसे अंदाजा हो गया कि वो कौन है। जिस्म कांप रहा था और आंखें भीग गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी छाई हुई थी। आज के बाद अगर मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरे हाथ के इतने टुकड़े कर दूंगा कि उनमें हड्डियां भी नहीं बचेंगी। उसका लहजा और अंदाज सुनकर माही ने सर उठाकर देखा। वो काशिफ चौधरी था, जो लाल आंखों से आबिद को घूर रहा था। ये मेरी दोस्त है और हम सिर्फ बात कर रहे थे, बड़बड़ाया। और अगली बार तुम बात भी नहीं करोगे। अभी और इसी वक्त मेरी निगाहों के सामने से गायब हो जाओ। और वो सचमुच गायब हो गया। शायद इसे पिछली बार का मुक्का याद था, या शायद वो जानता था कि काशिफ जैसे आदमी के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसने माही को साथ बिठाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
اس کی کوشش تو یہی تھی کہ آج سفیان صاحب نے دفتر سے نکلتے وقت اسے کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ راستے سے ماہی کو لے آئے۔ وہ بے دلی سے گاڑی اس کی یونیورسٹی کے طرف موڑ لایا اور وہاں جو منظر دیکھا اسے بے حد غصے میں بھر گیا۔ ماہی سر جھکا کر روتی رہی۔ اس نے کہا، میں نے اسے صرف دوست سمجھا تھا اور آج پتہ چلا کہ کون کیسا نکل جاتا ہے۔ اس کے ارادوں سے انجان تھی۔ وہ پہلی بار اتنی نرمی اور عاجزی سے بول رہی تھی۔ شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا پھر رشتے کا بدلا ہوا رنگ تھا۔ کاشف نے صرف ایک بات کہی، اسلام مرد اور عورت کو دوستی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جس کی گرفت سے تم پوری زندگی نہ نکل پاؤ۔ یہ بات اتنی گہری تھی کہ پورے راستے ماہی بھی وہی سوچتی رہی۔ اس میں اسے اپنے حصے کے سامنے اتار دیا اور گاڑی دوسری طرف موڑ لی۔ نائلہ بیگم نے کاشف کی مرضی کے مطابق 2 ماہ کے اندر ہی رخصتی کی تاریخ طے کر دی اور تیاریوں میں جٹ گئیں، جبکہ کاشف ان سب سے بالکل دور رہا۔ ماہی بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ وہ شخص اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ اس کی کمیوں کو وہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گی، مگر سچ یہ تھا کہ وہی کمیاں اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کامل ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی مکمل ہو، لیکن اس وقت اس نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا۔ کاشف نے کبھی کوئی پہل نہیں کی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ وہ اب بھی گل کی گرفت سے باہر نہیں نکل پایا۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ حویلی کے ایک حصے سے رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا گل کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یادوں کا گھیرا ٹوٹے۔ دلہن کے جوڑے میں ماہی کی چمک دمک نرالی تھی۔ حسن اور سنگار سے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ دوستوں سے آزاد ہو کر جیسی وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ کھولتے ہی یادوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے زندگی کی طرف قدم بڑھا لیا تھا، لیکن گل کو بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ آج بھی وہ اس کی قبر پر کھڑا ہو کر الوداع کہتا رہا کہ اس نے وفا نبھانے کی کوشش کی ہے۔ گل ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی۔ سامنے سجی دلہن اس کا انتظار کر لی تھی اور اس کے قدم بھاری تھے۔ قدم گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا، سگریٹ سلگا کر کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ماہرخ نے خود کو سمیٹ لیا۔ وہ اس شخص کی موجودگی میں بے حد الجھن محسوس کر رہی تھی، جس کا خمار پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اسے بھول جانا میرے لیے ناممکن ہے، کیا تم سمجھ سکتی ہو؟ ماہی نے سر جھکا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آج بھی گزرے کل کی باتیں کرے گا۔ اس کے نالے عجیب بے چینی پھیل گئی۔ وہ اب بھی بدگمان تھی کہ اتنی محبت کے باوجود اس نے گل کو تکلیفیں نہیں۔ اچانک کاشف بولا، تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں؟ ماہی حیران رہ گئی کہ وہ یہ کیسے جانتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ اس رات اس کی مدہوش آنکھوں میں ماہی کو گل کی آنکھوں کا عکس دکھائی دیا۔ ہونٹوں پر جھکنے سے پہلے اس نے ان جذبات کو یاد کیا جنہیں وقت بار بار دہرا رہا تھا۔ اس رات اس نے ماہی کو اپنا لیا اور ماہی حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات وہ اسے اپنا لے گا۔ شاید وہ بھی اپنی زندگی میں تکمیل چاہتا تھا، اپنے بکھرے خوابوں کو سمیٹنا چاہتا تھا، لیکن قریب آنے کے بعد پھر وہی دوریاں اور تلخیاں اس پر چھا گئیں۔ وہ سنجیدہ اور خاموش شخص اپنے خول سے باہر نہ نکل سکا، اور اسی رات ماہی نے طے کر لیا کہ وہ اسے زندگی کی طرف واپس لائے گی۔ گل ان کے درمیان موجود رہے یا نہ رہے، اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے اس کی ذات اور مقام اہم تھا۔ اس نے اس دن سے ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں اور کوشش کی کہ ساری بدگمانیاں دل سے نکال دے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ تھک جاتی۔ اس شخص کا عجیب اجنبی وجود اسے تھکا دیتا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں آ پایا۔ ساتھ رہتے ہوئے بھی دونوں دریا کے 2 کنارے بن چکے تھے، جب تک کہ ان کی زندگی میں وہ دن نہیں آیا۔ ناشتے کے دوران ماہی کو اچانک زور کی الٹی ہوئی اور نائلہ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ یوں تو اس کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ کاشف نے کہا، چلو میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ ماہی نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں، آپ جائیں، آپ کی ضروری میٹنگ ہے، میں تائی اماں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، آیو شور؟ ماہی ہلکی سی مسکرا کر بولی، جی، آپ جائیں۔ بیگم کے ساتھ ہسپتال آئی۔ ڈاکٹر نے اس کا پورا چیک اپ کیا اور پھر الٹرا ساؤنڈ۔ نائلہ بیگم کچھ فکر مند سی تھیں۔ وہ خود بھی کافی الجھن میں تھی۔ جب ڈاکٹر سریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے وہ خبر دی، یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ بالکل سکتے میں آ گئی۔ جی؟ اس نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ یہ آپ کے لیے اور یقیناً شاہ صاحب کے لیے ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے جتنی بھلائی اور نیک دلی دکھائی تھی، آخر کار اللہ نے انہیں اس پھل سے نوازا۔ وہ بے یقینی میں بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔
گل کی باتیں، اپنے من کے وہم اور ڈر سب گھومنے لگے۔ تبھی ڈاکٹر سریا مسکرا کر بولی، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کاشف چودھری جیسا شوہر ملا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی مرحوم بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود برسوں تک یہ الزام خود پر جھیلا، جبکہ کوئی بھی مرد یہ الزام برداشت نہیں کرتا، مگر انہوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ اس بات سے صرف میں اور کاشف صاحب ہی واقف تھے۔ اب میں یہ راز آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نیک لوگوں کی نیت سے واقف ہوتا ہے اور انہیں اسی طرح معجزات عطا کرتا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ شخص کتنا بڑا انسان ہے، اور وہ تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں تھی، ایک بے مول سا ذرہ۔ ڈاکٹر نے یہ خبر نائلہ بیگم کو بھی سنائی، اور وہ بھی سن کر خوشی سے جھوم اٹھیں۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ پورے راستے چپ رہی۔ نائلہ بیگم بار بار اس سے باتیں کرتی، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اتنا بڑا جھٹکا اور اتنا بڑا راز جان کر وہ بس بے یقینی میں ڈوبی رہی۔ حویلی لوٹ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حویلی میں تو جیسے جشن کا ماحول تھا۔ اسی شام جب وہ گھر لوٹا، نائلہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے مما؟ وہ حیرت سے سب کے چمکتے چہروں کو دیکھتا رہا۔ تم باپ بننے والے ہو اور میں دادی۔ اس حویلی میں ایک چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ ارحام اور ریحان بھی لائیو کال پر اسے مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کا پورا وجود جیسے جھنجھنوں کی زد میں تھا۔ خدا نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا، اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں چھپا لیں۔ وہاں سب موجود تھے، مگر اسے وہاں وہ نظر نہ آئی جس نے اسے یہ بڑی خوشی دی تھی۔ ایک ادھورا باب مکمل ہونے جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا۔ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ وقت نے جیسے اسے کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہو۔ سامنے کھڑی وہ ہستی جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، وہی سنہری ساڑی پہنے تھی جو وہ کبھی کسی اور کے لیے لایا تھا۔ آج وہ اس کے جسم کی زینت بنی تھی۔ وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے اور پیٹھ پر بکھرے بال۔ اس نے پلٹ کر کاشف کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکی سی مسکرائی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں ڈوبا اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی رہی۔ یہ ساڑی اور گجرے؟ وہ باقی سارے سوال ہی بھول گیا تھا۔ آج کی پوری خوشی اسی ہستی کے نام تھی جو کبھی اس خوشی کو پورا نہیں کر پائی۔ وہ بولی، آپ گل کو ہمارے درمیان سے کبھی نکال نہیں پائے، لیکن یقین کریں وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گی۔ ان کی محبت، ان کی یادیں میرے وجود کا حصہ بن کر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا اور پھر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ آج وہ اسی روپ میں کھڑی تھی جس روپ میں وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی ایسا وجود ہوگا جو اس کی زندگی کو مکمل کر دے گا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو سمجھ نہ پائی۔ وہ رو پڑی۔ وہ بولا، یہ راز ہمیشہ ہمارے درمیان راز بن کر رہے گا، گل رانا کی صورت میں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون گل رانا؟ اور وہ دلکش انداز میں مسکرایا، ہماری ہونے والی بیٹی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس دی، یعنی وہ چاہتا تھا کہ خدا اسے بیٹی سے نوازے۔ دراصل رشتے ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جن سے لوگ اکثر دور بھاگتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پہلی محبت کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ یقین مانیے، اگر انسان اپنے جوڑے رشتوں کو جوڑ کر جینا سیکھ لے تو زندگی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور اس روز انہوں نے بھی چن لیا جا ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے۔ کاشف چودھری سے جتنی محبت اسے ملی تھی، اتنی محبت تو اس نے خوابوں میں بھی نہ سوچی تھی۔ اور پھر اس نے بھی اسے 2 محبتوں سے نوازا، ایک ماہ رخ کاشف کی محبت اور دوسری گل کی محبت، اور اب ایک تیسری اور خوبصورت محبت بھی ان کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی ہمیشہ کے لیے۔